नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो भारत के इतिहास में एक चट्टान की तरह खड़ी रही है, कालिंजर दुर्ग। कालिंजर, हाँ, बहुत सुना है इसके बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो कालिंजर दुर्ग इतिहास, किंवदंतियां और विरासत नाम के स्रोत से मिली है और ये हमें इस किले की पूरी कहानी बताती है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद है इसके सदियों पुराने इतिहास को, इससे जुड़ी जो मान्यताएं हैं और इसके असली महत्व को समझना। ये किला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में है, विंध्य पर्वत पर। हाँ, विंध्या रेंज पर। और सोचिए, विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से सिर्फ करीब 97.7 किलोमीटर दूर। पास ही है मतलब। हाँ, और इसे भारत के सबसे मजबूत और लगभग अपराजय किलों में से एक माना जाता रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, और वो भी विंध्य पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर। यही इसकी सबसे बड़ी, क्या कहते हैं, सामरिक पहचान है। अच्छा। पहाड़ों पर बना होने की वजह से इस पर कब्जा करना हमेशा ही एक बहुत बड़ी चुनौती रहा। ये तो है। और यही बात इसके पूरे इतिहास को एक तरह से आकार देती है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, उसने इसे एक खास किस्म की मजबूती दी है। तो चलिए फिर इस किले की परतों को खोलना शुरू करते हैं। जानकारी ये बताती है कि किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर हैं। हाँ, मंदिर तो हैं। और कुछ तो 3वीं से 5वीं सदी के हैं, मतलब गुप्त काल के। बिल्कुल, गुप्त पीरियड। ये तो वाकई बहुत पुराना इतिहास है। उस समय की बात है जब गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। सोचिए जरा। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ पत्थर और ईंटों का इतिहास नहीं है, इसका एक गहरा पौराणिक आयाम भी है। पौराणिक? कैसे? यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है और उससे जुड़ी जो मान्यता है वो इसे और भी खास बना देती है। अच्छा, क्या मान्यता है? कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था और वो कालकूट विष निकला। हाँ, वो भयानक विष। बिल्कुल, तो भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उसे पी लिया था। अब उस विष की जो भयंकर जलन थी, उसे शांत करने के लिए उन्होंने यहीं कालिंजर की पहाड़ियों पर तपस्या की थी। अरे वाह। हाँ, और इसी घटना से इस जगह का नाम जुड़ा है। काल यानी समय या मृत्यु, और जर यानी विनाशक। अच्छा, कालजर। तो कालिंजर का मतलब हुआ काल का विनाश करने वाला, जो सीधे भगवान शिव की ओर इशारा करता है। ये तो अद्भुत है। मतलब ये किला सिर्फ एक मिलिट्री बेस या पॉलिटिकल सेंटर ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सदियों से एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल भी रहा है। एकदम। क्या ये पौराणिक जुड़ाव आम लोगों के जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना शासकों के लिए इसका सामरिक महत्व? बिल्कुल था, और इसका प्रमाण हमें आज भी देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, स्रोत में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मशहूर कार्तिक मेले का जिक्र है। हाँ, कार्तिक मेला। वो मेला आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह से लगता है। हजारों लोग आते हैं उसमें। अच्छा। ये दिखाता है कि किला सिर्फ राजाओं की शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि स्थानीय संस्कृति, लोगों की आस्था और उनके जीवन का एक धड़कता हुआ केंद्र था। सही बात है। सत्ताएं बदलती रहीं, शासक आते जाते रहे, लेकिन लोगों का इस जगह से जो आध्यात्मिक कनेक्शन था वो बना रहा। ये किले की जीवंत विरासत का एक अहम पहलू है। तो ये तो हुई आस्था और संस्कृति की बात। अब अगर इसके राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्राचीन काल में ये दुर्ग जेजाक भुक्ति साम्राज्य का हिस्सा था। हाँ, जेजाक भुक्ति। ये वो इलाका है जिसे बाद में जयशक्ति चंदेल के नाम से जाना गया है ना? सही कहा। जेजाक भुक्ति चंदेल राजपूतों के शासन का प्राचीन नाम था। 10वीं शताब्दी के आसपास कालिंजर पर चंदेलों का मजबूत नियंत्रण था। वही चंदेल जिन्होंने खजुराहो बनवाया? बिल्कुल वही, जिन्होंने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उस दौर में ये किला कला, संस्कृति और शक्ति का कैसा केंद्र रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। चंदेलों के बाद ये क्षेत्र रीवा के सोलंकियों के प्रभाव में आया। वो भी उस समय मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। अच्छा। तो ये दौर किले के लिए लगातार संघर्ष और सत्ता परिवर्तन का रहा। और यहीं से कहानी शायद और दिलचस्प मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। क्योंकि कई बड़े और ताकतवर हमलावरों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हाँ, लिस्ट लंबी है। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, ये सब अपने समय के बड़े नाम थे। बिल्कुल, इन्होंने भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। पर कालिंजर ने इन्हें भी रोक दिया। और फिर नाम आता है शेर शाह सूरी का। हाँ, शेर शाह सूरी। उसका किस्सा तो कालिंजर के इतिहास का शायद सबसे नाटकीय, सबसे ड्रामेटिक चैप्टर है। क्यों, क्या हुआ था? देखिए, शेरशाह एक बेहद काबिल और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। हाँ, ये तो पता है। उसने 1545 में
कालिंजर का घेरा डाला। किला अपनी मजबूती के लिए मशहूर था ही। कई महीनों की घेराबंदी हो गई, लेकिन किला जीता नहीं जा सका। तो शेरशाह ने आखिर में किले की दीवारों को बारूद से उड़ाने का हुक्म दिया। अच्छा, तोपें लगाई। हाँ, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। उसी दौरान किले की दीवार से टकराकर एक तोप का गोला फटा और उसका एक टुकड़ा या शायद चिंगारी सीधा वहीं आ गिरा जहां शेरशाह खड़ा था, और पास रखे बारूद के ढेर में आग लग गई। अरे बाप रे! मतलब जबरदस्त धमाका हुआ और शेरशाह बुरी तरह घायल हो गया, और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। किला फतेह करने से ठीक पहले हमलावर सेना का सबसे बड़ा नेता ही मारा गया। ये तो अविश्वसनीय लगता है ना? और ये घटना किले की अपराजिता की छवि को और कितना पुख्ता करती होगी उस समय। जाहिर है। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे उस समय के बड़े राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हाँ, शेरशाह की अचानक मृत्यु सिर्फ कालिंजर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। कैसे? उसकी मौत के बाद सूरी साम्राज्य कमजोर पड़ गया, जिसका सीधा फायदा उठाकर हुमायूं को भारत वापस लौटने और मुगल सत्ता को फिर से स्थापित करने का मौका मिल गया। अच्छा, तो एक तरह से कालिंजर किले ने अनजाने में ही सही भारत के इतिहास की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। कमाल है। और ये घटना ये भी दर्शाती है कि किला कितना महत्वपूर्ण और अभेद्य माना जाता था कि शेरशाह जैसे शासक ने खुद इस अभियान का नेतृत्व किया और यहीं अपनी जान गंवा दी। तो शेरशाह सूरी तो नाकाम रहा, लेकिन क्या मुगलों ने बाद में इसे जीत लिया? जिक्र आता है कि बादशाह अकबर ने इस पर कब्जा किया था। हाँ, वो सही है। शेरशाह की मौत के करीब 24 साल बाद 1569 में अकबर की सेना ने आखिरकार कालिंजर पर मुगल परचम लहरा दिया। अच्छा, इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। मतलब फिर से कुछ हुआ? हाँ, मुगलों का नियंत्रण भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा। यानी फिर से सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में जब औरंगजेब का शासन था, हाँ, तब बुंदेलखंड में वीर छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। छत्रसाल बुंदेला? हाँ, सुना है ना? उन्होंने काफी हद तक बुंदेलखंड को मुगल नियंत्रण से आजाद कराया और कालिंजर किला एक बार फिर स्थानीय शक्ति यानी बुंदेलों के हाथ में आ गया। अच्छा, फिर से बुंदेलों के पास। हाँ, छत्रसाल में इसे अपनी ताकत का एक अहम गढ़ बनाया। ये किला जैसे हर दौर में सत्ता के संघर्ष का केंद्र बना रहा। चंदेल, सोलंकी, सूरी, मुगल और फिर बुंदेला, इस किले ने वाकई कई सल्तनतों का उत्थान और पतन देखा है। बिल्कुल। लेकिन 18वीं सदी के आते आते भारत का राजनीतिक नक्शा फिर बदल रहा था। सही। यूरोपीय शक्तियों का दखल बढ़ रहा था। सही। क्या अंग्रेजों का प्रभाव यहाँ तक भी पहुंचा? हाँ, पहुंचा। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पूरे भारत में फैलता गया, कई भारतीय रियासतें उनके अधीन आती गईं। बुंदेलखंड और कालिंजर भी इससे अछूते नहीं रहे। लगभग 1812 के आसपास संधियों और सैन्य दबाव के जरिए ये किला भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो बुंदेलों का शासन खत्म हुआ? हाँ, बुंदेलों का शासन समाप्त हुआ और एक नया अध्याय शुरू हुआ जो फिर भारत की आजादी तक चला। और आजादी के बाद जाहिर है इसका ऐतिहासिक महत्व पहचाना गया होगा। निश्चित तौर पर भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य को समझा। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किला है। हाँ, ये बात तो आई थी। इसकी वास्तुकला, खासकर इसकी सुरक्षा इंतजाम, पानी सहेजने की व्यवस्था और पहाड़ी ढलान का इस्तेमाल करके बनाई गई मजबूत दीवारें वाकई उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल दिखाती हैं। आज इसकी देखरेख कौन कर रहा है? स्रोत बताता है कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के संरक्षण में है। हाँ, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वही इसकी देखभाल और मरम्मत का काम करता है ताकि ये ऐतिहासिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। ये अच्छी बात है। वे किले के विभिन्न हिस्सों, मंदिरों और दूसरी जो संरचनाएं हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है जिस पर स्रोत भी इशारा करता है। कौन सा विरोधाभास? क्या मतलब? मतलब यही कि इतना मजबूत, इतना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किला होने के बावजूद हाँ, इसकी प्रसिद्धि और प्रभाव काफी हद तक इसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित क्यों रहा? अच्छा। स्रोत कहता है इसने सिर्फ अपने आसपास के इलाकों में ही अच्छी छाप छोड़ी है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
मतलब चित्तौड़गढ़, गोलकोंडा या मेहरानगढ़ जैसे किलों की कहानियां तो पूरे भारत में गूंजती हैं। बिल्कुल। लेकिन कालिंजर अपनी तमाम अजेयता के किस्सों के बावजूद उतना राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित क्यों नहीं हो पाया? हाँ, ये वाकई एक पहेली जैसा है। क्या इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसकी वजह बनी? मतलब जो चीज इसे सुरक्षा देती थी, क्या उसी ने इसे बाकी दुनिया से थोड़ा अलग थलग भी कर दिया? हो सकता है। या फिर चंदेलों के बाद यहाँ शासन करने वाले राजवंश उतने शक्तिशाली नहीं रहे कि किले की ख्याति दूर दूर तक फैला सके? ये सभी संभावित कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे उनसे थोड़ा हट कर रहा हो, या फिर इसके बाद के शासकों का ध्यान क्षेत्रीय राजनीति पर ज्यादा केंद्रित रहा हो। ये भी हो सकता है। शायद इसका अत्यधिक सामरिक महत्व ही इसके सांस्कृतिक या राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने का कारण बन गया हो। मतलब शासक इसे जीतने और इस पर कब्जा बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान देते रहे हों, बजाय इसे एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने के। अच्छा, ये भी एक एंगल है। असल वजह शायद इन सब का मिला जुला रूप हो। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? कालिंजर दुर्ग सिर्फ पत्थर और गारे की दीवारें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मितकों और मान्यताओं का घर है, जहां भगवान शिव की तपस्या की कहानी गूंजती है। हाँ, ये सैन्य शक्ति, अद्भुत इंजीनियरिंग और रणनीतिक सोच का प्रतीक है, जिसने बड़े बड़े हमलावरों के इरादों को नाकाम किया। ये गुप्तकाल के मंदिरों की प्राचीनता से लेकर चंदेलों की कला, सोलंकियों के संघर्ष, शेरशाह की वो नाटकीय मौत, हाँ, मुगलों के शासन, बुंदेलों के विद्रोह और अंग्रेजों के आगमन तक भारतीय इतिहास की कई सदियों का मूक गवाह है। सही। इसकी अजेयता की दास्तानें, खासकर शेरशाह सूरी जैसे ताकतवर बादशाह की मौत का इससे जुड़ना, इसे इतिहास में एक रहस्यमयी और खास मुकाम देता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ दिल्ली या आगरा जैसे बड़े सत्ता के केंद्रों में ही नहीं लिखा जाता। सही बात। ऐसी जगहें जो शायद राष्ट्रीय मंच पर उतनी चमक दमक ना रखती हूँ, वे भी चुपचाप इतिहास की धारा को मोड़ने और प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। बिल्कुल। कालिंजर की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। बिल्कुल। मजबूती, आध्यात्मिकता और थोड़े रहस्य की कहानी। बिल्कुल। और इसी रहस्य से जुड़ा एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि किला बेहतरीन बना था, लगभग अजेय। हमने चर्चा भी की कि कैसे इसने बड़े आक्रमण झेले। फिर भी, जैसा हमने अभी बात की, इसका प्रभाव काफी हद तक स्थानीय क्यों रहा, जबकि भारत के अन्य किलों ने ज्यादा व्यापक प्रसिद्धि और असर हासिल किया? हाँ, ये सवाल तो है। क्या इसके पीछे सिर्फ भौगोलिक कारण थे, या उस समय की राजनीति, अर्थव्यवस्था, या शायद सांस्कृतिक प्राथमिकताओं ने इसमें भूमिका निभाई होगी? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इतिहास की किताबों से परे जाकर उस समय के समाज और सोच को समझने की कोशिश करने पर मिले।